हेलो राम राम दोस्तों। आज हम जो हरियाणा सीईटी के लिए सीईटी मेंस और जो डी ग्रुप है एचएसएससी के जो भी अब पेपर होंगे उनके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो करवा रहे हैं। लगभग 70% क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, मैं चारों करवा रही हूँ। मतलब एक क्वेश्चन का मतलब है 3 या 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। तो ये करेंगे। हरियाणा पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल महिला का पेपर था ये 18/3/2016 को। इस पेपर को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में। और इसकी डेट भी पूछ लेते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत में। कहाँ हुआ था? पानीपत में। तो इसकी ये तीनों युद्ध हैं जो पानीपत के, वो देख लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को दूसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी जो हमारा संक्रांत का त्यौहार होता है उस दिन शुरू हुआ था ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को। तो 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध, ये डेट आती है बिल्कुल यूं की यूं। 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरे युद्ध में मराठे हारे थे और अफगान जीते थे। आधुनिक हरियाणा का निर्माण कब किया गया था? तो ये भाई सबको पता है, 1 नवंबर 1966 को आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में? जे.सी. शाह की अध्यक्षता में। जे.सी. शाह जो शाह थे उनकी अध्यक्षता में ये पंजाब पुनर्गठन। देखो भाई हरियाणा का हरियाणा जिला वो बना था राज्य 1 नवंबर 1966 को। लेकिन पंजाब सीमांकन किसका किया गया था? पंजाब का। पंजाब पुनर्गठन आयोग। तो ये पूछ लेंगे भी पंजाब पुनर्गठन आयोग था या हरियाणा पुनर्गठन आयोग था? तो पुनर्गठन किसका हुआ था? पंजाब का। हरियाणा तो अलग राज्य बना था, तो पंजाब पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है। 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था। तो इसकी डेट पूछें, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 18 सितंबर 1966 को। तो 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। और हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य 1 नवंबर 1966 को। और संविधान कौन सा था? 18वें संविधान संशोधन। देखो भाई 17वां राज्य बना था, 18वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आप याद रखना, ये कंफ्यूज कर देती हैं। संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां। अच्छा, हरियाणा राज्य बना था 17वां। भाषा के आधार पर ये राज्य बने थे। और 18 सितंबर 1966 को क्या हुआ था? पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था। और 1 नवंबर 1966 को, ये तो भाई सबको पता है, हरियाणा राज्य बना था। और 18वां संविधान संशोधन हुआ था। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले क्या हुआ था? जे.सी. शाह की अध्यक्षता में क्या हुआ था? पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। पंजाब जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमांकन आयोग का गठन किया गया। 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया। तो डेट क्या है? 18 सितंबर 1966 को। अच्छा, संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन 1966। ठीक है। और 17वां राज्य हरियाणा बना था। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के रोहतक जिले में है। कहाँ है? रोहतक जिले में है। ये जो रोहतक से है ना 5 किलोमीटर दूर है ओनली, और 123 एकड़ में फैली हुई है।
तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। और 123 एकड़ में, 123 एकड़ में फैली हुई है। 1 2 3 बिल्कुल इजी है। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के रोहतक में है और 123 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? ये थे धर्मवीर, ये थे श्री धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। सबसे लंबे कार्यकाल वाले कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। देखो इसको ऐसे याद कर लो भाई, सबसे लंबे कार्यकाल वाले पूछे तो कौन है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये क्या थे? इन्होंने ऐसा चक्कर चलाया था कि सबसे ज़्यादा राज्यपाल के रूप में हरियाणा में ये टाइम निकाल के गए थे। और अब देखो भाई, 18वें बंडारू दत्तात्रेय थे। और अब कौन है? और 19वें राज्यपाल अब हैं भाई असीम घोष। 18वें थे श्री बंडारू दत्तात्रेय और 19वें अब बनाए गए हैं असीम घोष राज्यपाल हरियाणा के। और राजभवन में इनके राजभवन है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं भाई। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो पहले कौन थे? धर्मवीर थे। अब 19वें कौन है? असीम घोष जी हैं। अभी ही हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो किस भाग में है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ? ये हैं उत्तर पूर्वी भाग में। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ कितने जिलों में फैली हुई हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है और एक 400 से 600। तो देखो पंचकुला से दूर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है ये शिवालिक की। कौन सी चोटी है? ये है करोह। ये है कहाँ? पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनमें। तो देखो भाई ये कौन से भाग में है शिवालिक पहाड़ियाँ? उत्तर पूर्वी भाग में। और दक्षिण में क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ये हैं 6। कितने प्रशासनिक मंडल हैं? ये हैं 6। घर F के, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक और F से फरीदाबाद और K से करनाल है। तो इसकी ट्रिक है घर F के। घर F के 6 प्रशासनिक मंडल हैं। घर F के, ये इसकी ट्रिक है। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो ये हैं फरीदाबाद और हिसार में। अगर ये फरीदाबाद और हिसार है इसमें तो ये है। अगर कई बार है ना ये हिसार नहीं देते तो क्या देते हैं? कुरुक्षेत्र दे देते हैं। लेकिन बिल्कुल राइट तो यही होगा, फरीदाबाद और हिसार में पर्यावरण न्यायालय हैं। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जिला रोहतक में कौन सा पाया जाता है? चूना पाया जाता है भाई। कौन सा पाया जाता है? चूना पाया जाता है रोहतक में। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो ये है दौड़ से। किस खेल से संबंधित हैं? दौड़ से हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। जबकि जिम्नास्टिक से राव सुल्तान सिंह, सुनीता, निर्मल गुलिया ये हैं। तो जुत्सी किससे है? दौड़ से। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो देखो भाई कौन सा किया था? ये था संदेश नामक। पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से साप्ताहिक पत्र, देखो भाई साप्ताहिक पत्र कौन सा था? संदेश था, वो निकाला था। इनका जन्म पूछ लेते हैं भी कई बार। तो ये है 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम का जन्म हुआ था। 4 सितंबर 1887 को रोहतक के केलंगा गांव में। तो रोहतक के केलंगा गांव में, अब ये केलंगा गांव भिवानी में पड़ता है। तो 4 सितंबर 1887 को रोहतक के केलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था पंडित नेकीराम शर्मा का। और 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने थे। तो ये स्वराज संघ के सदस्य बने थे भिवानी से। उन्होंने संदेश नामक एक
साप्ताहिक पत्र निकाला था। किस में निकाला था? हिंदी में। और कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। वे हरियाणा केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? भूतेश्वर है जींद में। अगर घंटेश्वर पूछे तो ये है रेवाड़ी में। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है जींद में। जींद में स्थित रानी तालाब के बीचों बीच बने हुए। तो रानी तालाब के बीचों बीच बना हुआ है भाई ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? जो जींद में रानी तालाब है उसके बीचों बीच बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज रघुवीर सिंह ने अपनी जो पत्नी जो रानी थी ना, घराने की जो रानी है ना, उसके लिए करवाया था। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? रानी तालाब के बीचों बीच। और किसने बनवाया था? राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा रघुवीर सिंह ने। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना भी पूछ लेते हैं भी, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। और 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, देखो भाई इन्होंने क्या किया था? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो ये डेट भी पूछ लेते हैं, 1897 याद रखना बिल्कुल। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध जो मंदिर था विष्णु मंदिर, तो यशोवर्मन ने क्या किया था? जो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर था विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर भी हैं। तो देखो, जो खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर, इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। और खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कौन से वंश ने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। तो चंदेल वंश के राजाओं ने। और यशोवर्मन ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर का। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में चोल वंश का संस्थापक कौन था? देखो भाई, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक था विजयालय, लेकिन इनमें विजयालय नहीं दे रखा। कौन था? दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक था विजयालय। उसने तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। चोल राष्ट्र या चोल मंडलम, पेन्नार, कावेरी नदियों के बीच पूरी समुद्र। तो देखो भाई, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये था विजयालय। इनमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये था विजयालय। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियों के भित्ति चित्र मिलते हैं? तो इसमें ये आएगा सभी, हिंदू, बौद्ध और जैन। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सभी धर्मों से संबंधित क्या मिलते हैं? ये चित्र मिलते हैं। और अजंता और एलोरा, ये अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सभी तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती हैं। इनकी टोटल संख्या भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इनकी टोटल संख्या है 29, जिनमें से 100 फीट गहरी हैं, कुछ तो बहुत गहरी हैं, तथा घोड़े के नाल के आकार में खुदी हुई हैं। और घोड़े के नाल के आकार में भी कहाँ खुदी हुई हैं? ये अजंता और एलोरा की गुफाओं में। ये कहाँ पे है अजंता एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में। और हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं ये। और अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी गई हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या कह देंगे? 16, 17 और 19 16, 17 और 19
गुप्त काल की गुफाएं मानी जाती हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी संख्या 16, 17 और 19 कौन से काल की मानी जाती हैं? गुप्त काल की। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है विटामिन सी। एस्कोर्बिक अम्ल से प्रचुर, इसमें क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। तो टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और ये धनिये की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी पाया जाता है, मिर्च में भी पाया जाता है, और टमाटर में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किस प्रक्रिया से लालटेन में या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये होता है कोशिकत्व से। ये क्वेश्चन आता रहता है अभी, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो ये कोशिकत्व से। कोशिकत्व से। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं। केश नली में कोई भी द्रव किसी सीमा तक चढ़ेगा, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ना क्या होगा? ये होगा केशिकत्व। और ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, तो ये भी क्या है? केशिकत्व प्रणाली है। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है विकिरण प्रणाली से। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से? तो विकिरण से। विकिरण होता है रेडिएशन, अगर इंग्लिश में आ जाए तो रेडिएशन से। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। तो पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है। किससे? विकिरण विधि से, रेडिएशन। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहे में। पौधे में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों, इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का क्या होता है? हरा रंग होता है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। तो वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का हरा रंग होता है। तो पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है किसमें? पत्तियों में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है करनाल में। देखो, राष्ट्रीय डेयरी NDRI सबसे पहले था 1923 में। कहाँ था? करनाल में, ठीक है। फिर 1955 में कहाँ लिया है? 1923 में था भाई ये बेंगलुरु में, इसकी स्थापना हुई थी NDRI की। फिर 1955 में क्या किया? हरियाणा वाले ND थे, तो कहाँ ले आए? करनाल में। तो इसकी ये पूछे कब लेके आए थे? 1955 में करनाल में ले आए थे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। पहले कहाँ था ये? पहले बेंगलुरु में था, ठीक है। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भूदान आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1951 में। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1951 में। और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। क्या था? स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और कहाँ शुरू हुआ था? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में। तो ये भी पूछ लेंगे, कहाँ? दक्षिण में शुरू हुआ था, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में। भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तेलंगाना से, पोचमपल्ली गांव से। और अप्रैल 1951 में। इसकी डेट पूछ लेते हैं। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? देखो भाई, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? ये एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। और सिल्वीकल्चर क्या है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर। और सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो इनमें से जो क्रांति है ये गेहूं की प्रजाति नहीं है, बाकी ये सारी सुजाता, सोनिका और कंचन, ये सारी गेहूं की प्रजातियां हैं। तो कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? ये है क्रांति। जाफराबादी भैंसें पाई जाती हैं, तो जाफराबादी भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? ये गुजरात में पाई जाती हैं। हरियाणा में कौन सी पाई जाती हैं? मुर्रा नस्ल की भैंसें। और जाफराबादी गुजरात में पाई जाती हैं। गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी?
तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें गहन पशुधन विकास परियोजना शुरू की गई थी तीसरी परियोजना में 64-65 में, और पूछे तो 1964 और 65 में। और ये क्या था इसमें, पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये पूछें राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का कारण क्या है, तो पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का कारण क्या है, विषाणु। पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का कारण है विषाणु। खुरपका, मुंहपका, पोंकनी, रिंडरपेस्ट आदि पशु रोग विषाणु के कारण होते हैं। तो खुरपका, जो मुंहपका, पोंकनी, रिंडरपेस्ट, ये सारे किसके कारण होते हैं, पशुओं में विषाणु के कारण होते हैं। गाय का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है, तो ये होता है 20 से 25 वर्ष। गाय का जीवन काल कितना होता है, 20 से 25 वर्ष होता है। और गर्भाधान की समय अवधि पूछे तो कितनी है, 280 दिन। कितनी होती है, 280 दिन। जीवन काल 20 से 25 वर्ष और गर्भाधान की समयावधि कितनी है, 280 दिन होती है। गाय की प्रमुख नस्लें और देख लेते हैं भी। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर गुजरात में पाई जाती हैं। हरियाणी, थार पाकर, कांकरेज, मेवाती, ये सारी क्या हैं, गाय की प्रजातियां हैं। मतलब गाय की प्रमुख नस्लें हैं साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, हरियाणी, थार पाकर, कांकरेज और मेवाती, ये सभी क्या हैं, गाय की नस्लें हैं। ठीक है। मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है, तो मूंगा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, असम में। मूंगा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। मलबरी, टसर, ओक, टसर, एरी, मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाले एक अकेला देश है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः असम में होता है। तो बस ये याद कर लो कि मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, असम में। मूंगा रेशम असम में होता है। पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, ये किया था जोनास साल्क ने। किसने किया था, जोनास साल्क ने। और 1957 में मुख से लेने वाली, देखो भाई, वहीं एल्बर्ट, देखो पोलियो टीका की खोज तो की थी जोनास साल्क ने। ठीक है, टीके की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने। लेकिन वहीं एल्बर्ट सेबिन ने क्या किया था, जो मुंह से लेने वाली पोलियो की ड्रॉप है ना, वो उसकी खोज किसने की थी, एल्बर्ट सेबिन ने। मुंह से लेने वाली जो पोलियो की ड्रॉप है उसका आविष्कार एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में किया था। किसने, 1957 में एल्बर्ट सेबिन ने। ठीक है। खाने वाला नमक है, तो खाने वाले नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो देखो भाई, खाने वाले नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड। और NaCl इसका रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग अचार के परिरक्षण में, मांस एवं मछली के संरक्षण में और अनेक रासायनिक यौगिकों में किया जाता है। तो खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो अब इनमें क्या करना है, कॉलमों को सुमेलित कीजिए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, सिरका। एसिटिक एसिड सिरका। टैनिक एसिड ये है चाय। टैनिक एसिड क्या है, चाय। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन। लैक्टिक एसिड दूध। तो देखो भी, एसिटिक एसिड सिरका, टैनिक एसिड चाय में, एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड दूध। तो ये एक एक करके भी दे देंगे। चलो दोबारा से करते हैं। एसिटिक एसिड क्या है, सिरका। टैनिक एसिड चाय, एमिनो एसिड प्रोटीन, लैक्टिक एसिड दूध। ठीक है। सन्निहित और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था, तो ये किसने किया था, आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवादी थे जो सापेक्षता के सिद्धांत एवं
द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण के लिए जाने जाते थे। तो इनको है ना आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था, इतना याद कर लो, आइंस्टीन ने। और 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। संहति और ऊर्जा के बीच संबंध किसने स्थापित किया था, आइंस्टीन ने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। 1997 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1997 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। किसे मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर HJ भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे HJ भाभा थे। कौन थे, HJ भाभा थे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, पुणे में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, पुणे में। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए था, तो किसके लिए लेना चाहिए था, तपेदिक के लिए। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए था, तपेदिक के लिए। ये आसाने वाली गैस कौन सी है, तो ये कौन सी है भाई, आसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। आसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इस गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। इससे हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने। सार्वत्रिक दाता समूह कौन सा है, तो ये कौन सा है, O। रक्त वर्ण O के दानकर्ता को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और इसका आधार किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। तो AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता और O में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना भी। तो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, O। और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है, A और B, क्योंकि इसमें AB इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का, पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप से क्या होता है, एक प्रकाशीय तंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा एवं तोपखानों के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने के लिए किया जाता है। तो पनडुब्बी के अंदर से सतह, समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। श्रीनिवास रामानुज का जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो श्रीनिवास रामानुज के जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक तो ये पूछ लेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भाई किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है, तो श्रीनिवास रामानुजन की। तो ये कब मनाई जाती है, इसमें ये पूछ रखा है। तो ये है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के दिन भारत के महान गणितज्ञ, ये क्या थे, गणितज्ञ थे भाई, ये भी पूछ लेंगे क्या थे, ये महान गणितज्ञ थे। कौन थे, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन को के जन्म को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी अनुमति? जहांगीर ने। किसने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान किसने जारी किया था? ये जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी। थॉमस एडवर्थ के अधीन सूरत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना हो गई थी। तो जो ये जहांगीर था ना, इसने क्या किया था? अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ये दी थी जहांगीर ने। और सूरत में एक कोठी स्थापित करवा दी थी जहांगीर ने। पृथ्वी अपने काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? तो ये कितनी है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से ही दिन रात होते हैं। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन या दैनिक गति बोलते हैं। घूर्णन या दैनिक गति बोलते हैं। और इससे क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 280 में। इस गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके गठन का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी पूछ लेंगे, वित्त आयोग में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यह आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। देखो भी एक बार दोबारा से देख लो। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? 280। कौन से अनुच्छेद में है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। इसके गठन का प्रावधान है। इसके गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग में राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखना, नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी, ये भी पूछ लेंगे, लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो सिलिका और आयरन की अधिकता के कारण। सिलिका और आयरन की अधिकता के कारण इसका रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड की, देखो भाई, सिलिका और आयरन की तो बहुलता होती है और इसका रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो लौह ऑक्साइड अगर उपस्थित होगा तो इसका रंग लाल होगा। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। तो ये पूछे कैसी है? तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, जो लाल रंग की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। भारत में यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर की जो पठार है उसमें, और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उनमें भी पाई जाती है। नागालैंड, राजस्थान में, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के पूर्वी भागों में भी ये पाई जाती है। तो देखो एक बार दोबारा से देख लो। तमिलनाडु, इनमें से क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है मेन तो। अच्छा, इसमें क्या होता है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है और इसका रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण।
और इसकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है ये जो लाल मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। अगर ये पूछें कि लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? स्वामित्व का संस्थान बना था। कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये क्या है, 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1900, देखो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। तो राज्य स्वामित्व का संस्थान कब बना था? 1949 में। ये क्वेश्चन समझना भी, राज्य स्वामित्व का संस्थान कब बना था? 1949 में। अब थोड़ा रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। तो अगर ये पूछ लें भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये लिख देंगे वित्त आयोग के द्वारा, या फिर भाई ये जो वित्त मंत्री है इसके द्वारा, या संसद के द्वारा। तो ये बनाई जाती है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और लागू भी इसके द्वारा की जाती है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है। तो भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और लागू भी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन था, उसमें हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको क्या किया था? सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। तो क्या किया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में। देखो भाई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और कहाँ हुई थी? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उनको क्या कर दिया था? सभा का अस्थायी। तो सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो स्थायी पूछे तो पहला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर ये पूछे कौन अध्यक्ष बनाए थे तो 9 दिसंबर को बनाए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद ही किसे बना दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति है। तो समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो फिर क्या होगा? देखो भाई, इसमें क्या होगा? केंद्र का कानून, अगर राज्य और केंद्र के बीच में किसी कानून को बनाने में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो किसको माना जाएगा? जो केंद्र बात कहेगी ना उसी को माना जाएगा। ठीक है, केंद्र की बात को माना जाएगा। समवर्ती सूची, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची क्या है? इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और मान्य मतलब ज़्यादा मान्यता किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार का जो कानून बनेगा उसको। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है।
संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। और वर्तमान में कितने हैं? 52। ठीक है भाई। सुंदर पिचई का नाम किस कंपनी से है? तो ये है गूगल से संबंधित। सुंदर पिचई गूगल से संबंधित है। पंत सम्राट प्रजाति किसकी है? तो पंत सम्राट प्रजाति किसकी है? ये है आलू की प्रजाति है। पंत सम्राट प्रजाति किसकी है? आलू की है। बस इतना याद रख लो भाई, पंत सम्राट प्रजाति है आलू की। नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ है? तो ये नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य कर रहा है? तो ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको कहा गया है। और यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माता का कार्य करेगी। तो ये क्या है? नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगी। कौन? नीति आयोग, दोनों के लिए, राज्य और केंद्र सरकार के लिए। ये किसके स्थान पर आई है? योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसको शुरू किया गया है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इस्कीमिया। अगर मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं इसको। तो अभी इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे भी। इनमें मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। तो प्लेजर का नियरली, इसका प्लेजर का नियरली क्या होगा? हैप्पीनेस। प्लेजर भी क्या होती है भाई? खुशी होती है। और हैप्पीनेस भी क्या होती है? खुशी है। इसके और सिमिलर वर्ड होंगे जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, सेटिस्फिक्शन और रिलीज। ये इसके और सेम वर्ड होंगे। तो प्लेजर का क्या होगा? हैप्पीनेस। इसमें देखो भाई, इसमें क्या बताना है? जो प्लेजर था ना उसका ऊपर तो सेम बताना था, वो हैप्पीनेस हो गया था। लेकिन अब प्लेजर का अपोजिट बताना है। तो प्लेजर का अपोजिट बताना है। अब उसका क्या होगा? अपोजिट होगा प्लेजर का एरोगेंस। ठीक है। सेम वर्ड क्या था? हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, ये सेम वर्ड थे। और अब क्या बताना है? प्लेजर का अपोजिट वर्ड बताना है। तो अपोजिट होगा एरोगेंस। तो परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल टू हेल्थ। तो इसमें सबसे सुटेबल वर्ड्स कौन सा रहेगा? ऑब्जर्वेंस। क्या रहेगा? ऑब्जर्वेंस। तो इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। तो इनमें से ये है ना, ये गलत है। EXECUTED, EXI की जगह ई आएगा भाई। ये इसमें क्या आएगा? EXECUTED। तो इसमें च वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो ये होता है तालु से। देखो भी, कंठ तालु, क कंठ च तालु, क च ट त प। तो च में कौन सा आएगा? तालु। कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से आएंगे। तो च वर्ग उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो तालु से होता है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन क्या है? लालायित। क्या आएगा? लालायित। इनमें से ये सही है, लालायित आएगा भाई। भौतिक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भौतिक का विलोम कौन सा है? आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से पुल्लिंग क्या है? संविधान। संविधान पुल्लिंग है। हड़ताल, हड़ताल क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। पुलिस क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। सरकार क्या है? स्त्रीलिंग। ये बोल के देख लिया करो भी। संविधान बन गई तो कोई बोलेगा नहीं, संविधान बन गया, हड़ताल होगी, पुलिस आ गई, सरकार गिर गई, बन गई। तो ये क्या है? सारे स्त्रीलिंग है। और संविधान क्या है? पुल्लिंग है। गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी जमा में ईश। क्या होगा? गिरी जमा में ईश। तो ये भाई, ये वाला सही है। गिरी जमा में ईश, गिरीश का सही संधि विच्छेद है।
और यह दीर्घ स्वर संधि है। गिरी जमा में ईश, सही संधि। दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? हर्ता। क्या होगा इसका? हर्ता। जो थोड़ा जानता हो, तो जो थोड़ा जानता हो उसका क्या आएगा? अल्पज्ञ। क्या आएगा? जो थोड़ा जानता है वो है अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है उसका क्या आएगा? बहुज्ञ। जिसने बहुत कुछ देखा हो वो होगा बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ देखा हो वो क्या होगा? बहुदर्शी। और जिसने जो बहुत कुछ जानता हो वो होगा बहुज्ञ। जो थोड़ा जानता हो वो क्या होगा? अल्पज्ञ। अंधा तितर आधा तितर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा बेमेल और बेढंगा। बेमेल और बेढंगा। तो धन्यवाद भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ये कम से कम भी मैंने एक क्वेश्चन के 4 जो आंसर हैं बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं और ये सीरीज चालू रहेगी।